दोस्तों नमस्कार। बेसिक नॉलेज सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, विकारी शब्दों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम विशेषण पर चर्चा करेंगे। हमने संज्ञा और सर्वनाम की चर्चा पिछले 2 वीडियो में विस्तृत रूप से की थी। दोस्तों, विकारी शब्दों का उपसर्ग, प्रत्यय, समास, कारक में बहुत महत्व है। हिंदी व्याकरण के ये टॉपिक आपस में बूंदी के लड्डू की तरह गुथे हुए हैं। अतः प्रत्येक टॉपिक पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, व्याकरण रटने का विषय नहीं है, बल्कि समझने का विषय है। समास की अगर बात करें तो क्रमधारी समास और द्विगु समास पूर्णतः विशेषण पर निर्भर है। अगर कारक की बात करें तो विशेषण की उत्तरावस्था में अपादान कारक और उत्तमावस्था में अधिकरण कारक होता है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है विशेषण। इसके अंतर्गत हम जिन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे वो है विशेषण का शाब्दिक अर्थ, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद और विशेषण की अवस्थाएं। तो आइए करते हैं चर्चा विशेषण पर। आप सब जानते हैं कि हिंदी में 2 विधा होती है, गद्य विधा और पद्य विधा। पद्य विधा में काव्य का सौंदर्य बढ़ाने का जो कार्य अलंकार करते हैं, वहीं गद्य विधा में वो कार्य विशेषण करते हैं। इसलिए हिंदी गद्य विधा में विशेषण का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज का अपना विषय है विशेषण। विशेषण का शाब्दिक अर्थ। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। तो ये किन की विशेषता बताता है? दोस्तों, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये इसने देखो साफ लिखा है कि विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना। तो किसकी विशेषता बताता है विशेषण? किसकी बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है, या विशेषण की बताता है, या सर्वनाम की बताता है, या संज्ञा की बताता है। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो विकारी शब्द सर्वनाम और संज्ञा की जो विशेषता बताएंगे उसे हम विशेषण कहेंगे। तो विशेषण की परिभाषा ये हो सकती है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार बताया जाता है वे सब विशेषण हैं। यानी इसको हम परिभाषित इस हिसाब से कर सकते हैं: वह विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। सुंदर बगीचा। यहां बगीचा है, ये संज्ञा है, और ये सुंदर है, ये शब्द है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। यानी बगीचा कैसा है? बगीचा सुंदर है। तो यह सुंदर है, ये विशेषण है, क्योंकि बगीचे की विशेषता बता रहा है। अगला उदाहरण देखिए। काला कुत्ता। कुत्ता है और ये काला इसकी विशेषता है कि कुत्ता कैसा है, भूरा है, काला है या सफेद है। तो ये इसकी विशेषता बताया है। इसमें गुण और दोष दोनों विशेषता में जो गिने जाएंगे। दोस्तों, विशेषण की भेद से पहले मैं कुछ पारिभाषिक शब्दों पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, जिसमें है विशेष्य, विशेषक, उपमेय, उपमान और प्रविशेषण। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विशेषण हिंदी गद्य विधा के अलंकार हैं, और अगर हम अलंकारों की बात करें तो उसमें एक अलंकार का भेद है उपमा अलंकार, जिनके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उसमें उपमेय, उपमान है, उनको हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि उपमा अलंकार में उपमेय उपमान की जो भूमिका होती है वही विशेषण में विशेष्य और विशेषक की होती है। उपमेय, उपमान, विशेष्य, विशेषण को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों की सहायता लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण अपना है, मुख चंद्र सा दमकने लगा। यहाँ पर मुख की विशेषता बताएगी। मुख को बहुत सुंदर बताया गया, कितना चंद्रमा के समान, चंद्र सा, इन चंद्रमा के समान जो है मुख सुंदर है। तो यहाँ पर जो मुख की तुलना हम जो चंद्रमा से कर रहे हैं, यानी मुख की समानता हम चंद्रमा से कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुख जो है जो उपमेय है, यानी जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो यहाँ पर जो है मुख है
वो तो उपमेय है, और चंद्रमा जो चंद्र है, चांद है, चंद्रमा है, वो उपमान है। इसी हिसाब से ठीक ऐसा ही जो है उदाहरण दूसरा लेते हैं। उसमें देखिए आप, सुंदर बगीचा, यहाँ पर ये बगीचा है, ये संज्ञा है, और इसकी जो है सुंदरता, इसका जो विशेषता बता रहा है, ये सुंदर शब्द बता रहा है। तो यहाँ बगीचा है, ये संज्ञा है, और ये सुंदर है, ये जो है इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषता बता रहा है, वो तो विशेषण हो गया, और जो सुंदर है बगीचा है वो संज्ञा है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, आप मानो वो ही जो विशेष्य होता है, यानी जिसकी विशेषता बताई वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताता है यानी विशेषण है, उसको हम विशेषक कहते हैं। यानी विशेषण ही विशेषक है और संज्ञा है वो विशेष्य है। तो हम कह सकते हैं कि विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और विशेषक जिससे विशेषता बताई जाती है, यानी वो शब्द जिससे हम विशेषता बताते हैं, वो शब्द जिससे विशेषता बताई जाती है वो विशेषक होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। ठीक उसी प्रकार से उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। देखो यहाँ पर देखिए, विशेष्य और उपमेय लगभग समान है। ये गद्यविधा का जो विशेष्य है और ये पदविधा का विशेष्य है। तो यहाँ पर देखो, इसकी देखिए परिभाषा, विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाती है, या उपमेय है जिसकी तुलना की जाती है। यहाँ विशेषता बता रहे हैं, यहाँ तुलना कर रहे हैं। अब विशेष्य देखिए, जिससे विशेषता बताई जाती है, यहाँ पर जिससे तुलना की जाती है, तो जो रोल इसमें जो है विशेषण में विशेष्य का है, वही रोल जो है उपमेय का उपमा अलंकार में है। जो रोल विशेषक का विशेषण में, वही रोल जो है उपमान का उपमा अलंकार में है। अब प्रविशेषण पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रविशेषण के हम भी उदाहरण लेते हैं। बहुत चालाक चोर, यहाँ देखो चोर संज्ञा है और चालाक है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। और बहुत यानी ये इसकी चालाक कम चालाक है या बहुत अधिक चालाक है, तो ये बहुत जो है ना इस चालाक की विशेषता बता रहे हैं, यानी ये तो संज्ञा है, ठीक है, और ये जो है चालाक ये विशेषण है। तो बहुत क्या हो गया, ये इस विशेषण देखो, कम चालाक है, बहुत चालाक है, तो ये जो बहुत है ना, ये चालाक यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो इसको हम प्रविशेषण कहेंगे। यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण को, तो यहाँ बहुत जो है वो प्रविशेषण है। इसी हिसाब से अगला और उदाहरण देखिए, निखिल घोर निकम्मा है, यहाँ जो है निखिल संज्ञा है और निकम्मा जो है इसकी जो है विशेषता है, तो ये संज्ञा हुई, ये निकम्मा जो ये विशेषण हो गया। और घोर यानी बहुत अधिक, तो ये जो इसकी निकम्मा की विशेषता बता रहा है, तो ये जो है प्रविशेषण हो गया। तो यहाँ पर ये घोर जो है ये प्रविशेषण हो गया। यानी अतः प्रविशेषण की ये परिभाषा हुई कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। अपना अगला बिंदु है विशेषणों के भेद या प्रकार। विशेषण कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। किसी किसी बुक में 4 भेद हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम 5 भेदों पर चर्चा करेंगे। विशेषण के सही रूप से 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण या फिर इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, और 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुणवाचक विशेषण पर। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। सुंदर बालक, बालक का जो गुण बताया गया है, इसका रूप का जो है, रंग रूप का जो है ये गुण बताया गया है, विशेषता बताई गई है। ईमानदार लड़की, ये इसका गुण बताया गया है। काला कुत्ता, ये इसका रंग बताया गया है। मोटी लड़की, इसका आकार बताया गया है। सुंदर बगीचा, इसके जो है गुण की तरफ इशारा किया गया है। गर्म चाय, ये इसकी अवस्था बताई गई है। गरीब किसान, ये इसकी दशा बताई गई है। अब इसको हम जो है इस प्रकार से भी जो है लिख सकते हैं, जैसे गुणबोधक, अच्छा, बुरा, भला, न्यायी, अन्यायी, और इसके साथ साथ परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, कृपण आदि उदाहरण आ जाते हैं। दूसरा है रंगबोधक में
बेनी आ है पी नाला, ये सारे रंग आ गए, इंद्रधनुष के सातों रंग आ गए। बे से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, ये सारे रंग इसमें आ गए। कालबोधक में नया, पुराना, ताजा, मौसमी, अगला, पिछला, और इसके साथ साथ है पुराना, प्राचीन, आधुनिक, नवीन, ऐतिहासिक, ये सारे इसमें आ जाएंगे। आकार बोधक में गोल, चकोर, तिकोना, छोटा, बड़ा, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, ये सारे इसमें आ जाएंगे। दशाबोधक में मोटा, पतला, गरीब, अमीर, ये सारे इसमें दशाबोधक में आ जाते हैं। दिशाबोधक में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि सारे आ जाते हैं। और इसके साथ साथ स्वाद बोधक भी होते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, चटपटा आदि ये आ जाएंगे। ये अपना गुणवाचक विशेषण है। अब इसकी जो है पहचान कैसे की जाती है, इसके लिए मैंने जो है आपको एक जो ट्रिक बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। यानी दिए गए वाक्य में संज्ञा से पहले कैसा, कैसी या कैसी शब्द लगाने पर यदि वाक्य में उसका उत्तर मिल जाए, यानी कैसा, कैसी, कैसे ये शब्द लगाकर उसको प्रश्न बना लेंगे हम, और उसका उत्तर इस वाक्य में मिल जाए, तो वहां पर जो है गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे कैसे, अपना उदाहरण है सुंदर बालक, तो यहां पर लगाओ, या इसकी जगह कैसा लिख दो, कैसा बालक, तो कैसा करके प्रश्न बना दिया, कैसा बालक, तो इसमें उत्तर मिल जाएगा सुंदर बालक। समझ में आएगी। ये देखो ईमानदार लड़की, यहां पर इसको हटाओ, इसको इसकी जगह लिखो कैसी लड़की, तो उत्तर मिलेगा ईमानदार लड़की। समझ में आएगी। तो इस हिसाब से जो है ना, ये जो इसकी पहचान बनाई जा सकती है, पहचान की जा सकती है विशेषण की। अगला विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। इसकी देखो शब्द से ही जो है साफ स्पष्ट हो रहा है इसकी परिभाषा। यानी आप, मैं एक बार फिर कहता हूं, रटने की कोशिश मत करो, शब्दों को जो पकड़ने की कोशिश करो। अगर आप शब्द की जो गहराई से उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, तो लगभग उस शब्द की परिभाषा अपने आप आ जाती है। तो यहां पर देखिए संख्यावाचक विशेषण, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, 4 लड़के, कुछ लड़के, यानी 4 लड़के यहां संख्या बता रहे हैं, कुछ भी संख्या है यहां पर, लेकिन ये निश्चित संख्या, ये अनिश्चित संख्या है। तो इस कारण से दोनों उदाहरण हैं, ये है इसके संख्यावाचक के। अब इसके उपभेद होते हैं, कौन कौन से हैं? 2 उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है। इसकी परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएं उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें 3-4 प्रकार आ जाएंगे। गणनावाचक यानी 1 व्यक्ति, 2 आदमी, 3 पशु, इस हिसाब से 1, 2, 3 ये गिनती के रूप में चलेंगे। अगला क्रमवाचक में, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय कक्षा में जो आते हैं ना, प्रथम स्थान किसका, द्वितीय किसका, तृतीय किसका, इस हिसाब से ये जो है क्रमवाचक के रूप में ऐसे उदाहरण आएंगे। तीसरा आवर्तीवाचक, यानी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये गुणात्मक में रूप में होते हैं, ये सारे आ जाएंगे। अगला है समूहवाचक या समुदायवाचक, 2, 3, 500 ऐसे आएंगे। दूसरा उपभेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहां देखो शब्द से पता चल रहा है अनिश्चित, यानी इसकी संख्या निश्चित नहीं होगी। संख्यात्मक तो उदाहरण होंगे इसके, लेकिन निश्चित नहीं होंगे। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराएं उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? 4-5 आदमी, लगभग 100 आदमी, लगभग 1000 या कुछ एक व्यक्ति, थोड़े फूल। तो यहां पर जो ये असंख्यावाची यानी अनिश्चित संख्यावाची के उदाहरण हैं। इसमें निश्चित संख्या नहीं होती है। अगर निश्चित संख्या हो जाएगी तो वो निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, और ये अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? यदि वाक्य में संज्ञा गणनीय हो, यानी जिसको हम गिना जा सके, और साथ में निश्चित या अनिश्चित सूचक शब्द हो, यानी लगभग 100, 4-5, कुछ एक, थोड़े आदि शब्द हों, या फिर निश्चित संख्या है तो उसमें जैसे 100 है, 1000 है, 10 है, 20 है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय है, ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो, इस हिसाब से ऐसे सब जो शब्द होंगे ना, तो वहां पर जो संख्यावाची विशेषण होगा। अपना तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों मैं आपको बता दूं बात कि परिमाण और परिणाम में क्या अंतर है। परिमाण होता है मात्रा, क्वांटिटी, और परिणाम होता है फल, रिजल्ट। तो ये विशेष ध्यान रखना है। यहाँ
परिमाण का अर्थ है क्वांटिटी से, मात्रा से है। तो परिभाषा लीजिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी मात्रा यानी मापतोल की इकाई का बोध होता है। मापतोल वहां मिलेगा, वहां पर मापतोल की इकाई भी मिल सकती है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, यहां पर जो है या मापतोल की इकाई है, तोल की इकाई है 4 लीटर दूध। 2 लीटर तेल, यहां पर जो है इकाई दे रखी है। 3 तोला सोना, यहां पर जो वजन की इकाई दे रखी है। बहुत सी चीनी, यहाँ जी ये जो वजन दे रखा बहुत चीनी है लेकिन बहुत सी है, इस यहाँ अनिश्चित सूचक शब्द भी दे रखा है इसमें। कुछ चावल, 2 किलोग्राम गेहूं और 5 मीटर कपड़ा, यहाँ पर माप की इकाई है, यहाँ वजन यानी तोल की इकाई है। यहाँ वजन के साथ अनिश्चित सूचक शब्द है, या जो अनिश्चित सूचक शब्द है, तो इसमें 2 बात ध्यान रखनी है। पहला तो है कि वो शब्द जो है, वो जो वाक्य में जो शब्द मिलेंगे वो अगणनीय हो, यानी इसको गिन नहीं सकते हो। दूसरा, वहां पर जो है मापतोल की इकाई मिलेगी। दो बात ध्यान रखिए, वहां पर आपको जो है आराम से रिजल्ट मिल सकता है। यानी यहां पर देखिए, इस चावल को गिन नहीं सकते, गेहूं को गिन नहीं सकते, हम चीनी को गिन नहीं सकते, दूध है, तेल है, इनको हम गिन नहीं सकते। इस कारण से यहाँ पर जो है ये अनिश्चित सूचक शब्द रखा है, गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर जो है परिमाणवाचक विशेषण होगा। यहाँ मापतोल दे रखा है, तोल दे रखा है, यहाँ माप दे रखा है और कपड़ा है, इसको गिन नहीं सकते। माप सकते, लंबाई माप सकते, इसकी लंबाई चौड़ाई माप सकते, गिन नहीं सकते इसको। तो इस कारण से यहाँ पर जो है ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है सारे। इसके भी जो 2 भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। कौन से होंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या होगा? जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, यानी इसमें जिसमें माप तोल दिया मिलेगा। ये विशेष ध्यान रखने ना कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में माप या तोल जरूर मिलेगा, वहां पर जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 किलो चावल, यहाँ 2 किलो ये तोल दे रखा है। 3 लीटर पानी, यहाँ पर 3 लीटर माप दे दिया। 2 मीटर कपड़ा, यहाँ 2 मीटर माप दे दिया, और ये सारे अगणनीय हैं, तो इस कारण से ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा उपभेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ढेर सारा गेहूं, या गेहूं है अगणनीय है, जिसको गिन नहीं सकते, लेकिन ये जो अनिश्चित सूचक शब्द दे दिया इसमें, कि निश्चित परिमाण का कोई बोध नहीं देकर रखा है, अगणनीय है, इस कारण से जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। थोड़ी सी चटनी, चटनी अगणनीय है, थोड़ी सी दे रखे, अनिश्चित सूचक शब्द दे दिया। कुछ चावल, तो यहाँ पर चावल अगणनीय है और कुछ अनिश्चित सूचक शब्द दे दिया, तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अब इसकी पहचान क्या है वो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है पहचान, यानी संख्यावाचक विशेषण और इसमें क्या पहचान है, क्या इसके हम जो है आपस में इसका जो भेद कर सकते हैं। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण में गणनीय था, गणनीय संज्ञाएं थी, वहां पर गणनीय संज्ञा सर्वनाम थे, यहाँ पर अगणनीय संज्ञाएं हैं। यहाँ अगणनीय संज्ञाओं के साथ जो माप तोल की इकाई तथा फिर जो है निश्चित या फिर अनिश्चित सूचक शब्द हो, तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। यानी यहाँ पर अगणनीय संज्ञाओं के साथ मापतोल की इकाई होती है, अगणनीय संज्ञा हो जाएगी, उस साथ मापतोल की इकाई मिलेगी, और मापतोल की इकाई नहीं मिलेगी तो वहां पर अनिश्चित सूचक शब्द मिलेगा। निश्चित सूचक शब्द मिल गया तो मापतोल की इकाई मिल जाएगी, अगणनीय शब्द रहेंगे वो, और मापतोल नहीं मिला तो अनिश्चित सूचक शब्द मिलेंगे, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ लिया और परिमाणवाचक विशेषण पढ़ लिया। उन्हें दोनों अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं। इसमें हम अंतर देखते हैं, अंतर क्या है। इसमें 2 अंतर हैं। पहला क्या, इसमें गणनीय संज्ञाओं के साथ जो है निश्चित सूचक शब्द जुड़े होंगे। संख्यावाचक विशेषण में गणनीय संज्ञाएं होंगी और इसमें निश्चित सूचक शब्द जुड़े होंगे। परिमाणवाचक में इसमें अगणनीय संज्ञाओं के साथ जो है माप तोल की इकाई होगी और साथ में निश्चित सूचक शब्द भी जुड़ा हुआ होगा। दूसरा इसमें अंतर क्या होगा, इसमें गणनीय संज्ञाओं के साथ जो है अनिश्चित सूचक शब्द बहुवचन में जुड़ा होगा। ये विषय ध्यान रख लेना, बहुवचन में होगा ये अनिश्चित सूचक शब्द जो बहुवचन में होगा। इधर इसमें गणनीय संज्ञाओं के साथ जो है माप तोल की इकाई नहीं होती है और साथ में अनिश्चित सूचक शब्द जुड़ा होता है, वह भी एक वचन में होता है। ये विषय ध्यान रख लेना। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यह है थोड़े कपड़े और थोड़ा कपड़ा। देखो शब्द दोनों बराबर से लगते हैं,
थोड़े कपड़े थोड़ा कपड़ा, कोई खास अंतर नहीं दोनों में। लेकिन यहाँ थोड़े कपड़े यानी ये कपड़ों का नग है, कपड़ों के पीस हैं। यहाँ कपड़े के पीस हैं, कपड़े के नग हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जो गणनीय है। यानी 1 2 3 4 उसमें गिन सकते हैं और वो गणनीय हो गए। इस कारण से थोड़े कपड़े, तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ थोड़ा कपड़ा है जो अगणनीय है, जिसको मापा जा सकता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई हम माप सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर ये जो है ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। दूसरा उदाहरण है 10 किलो गेहूं, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें जो है अगणनीय हो गए, अगणनीय संज्ञा होगी और साथ में जो है निश्चित सूचक शब्द होंगे, तो यह अगणनीय संज्ञा है, गेहूं को गिन नहीं सकते। इस कारण से जो है ये जो 10 किलो जो अगणनीय संज्ञा हो गई है और माप तोल की इकाई इसमें साथ में हो गई। मीटर भर कपड़ा, यानी कपड़ा है ये अगणनीय है, मीटर भर अंदाज से है अनिश्चित शब्द, मीटर भर 5 लीटर पानी, तो सारे जो ये परिमाणवाचक विशेषण है ये अगणनीय है, ये अगणनीय है, ये अगणनीय है, ये अगणनीय है। और इसके जो पहले जो ये निश्चित शब्द का, ये अनिश्चित सूचक शब्द है, ये अनिश्चित है, ये निश्चित है, तो अगणनीय हो गया, तो सारे परिमाणवाचक हैं। इधर ये गणनीय है तो ये संख्यावाचक हो गए। देखो 5-6 कपड़े तो हैं, उसको कपड़े का पीस को हम गिन सकते हैं, कपड़े के नग को हम गिन सकते हैं, तो 5 से अंदाज है, अनुमान है कि 5 या 6 हो सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। थोड़े कपड़े यानी इसके कपड़े के नग हैं, कपड़े के पीस हैं लेकिन थोड़े हैं, उसको हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर जो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 7 समुद्र या समुद्र है, ये गणनीय समुद्र, 7 समुद्र है। तो ये थे आपस में परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। अपना अगला विशेषण है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम यानी वह, यह, ये, वे, वो, उस, ये आदि जो ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम है, लेकिन वो सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। आप इसे इस तरह समझिए कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए हो रहा है और वह संज्ञा के ठीक पहले आ रहा है, यानी कि वो जो संज्ञा है उसके पहले वो सर्वनाम आ रहा है, तो वो उस संज्ञा जो पहले आएगा वह सर्वनाम नहीं, वो विशेषण कहलाता है। चूंकि ये शब्द सर्वनाम से बने आते हैं, इसको जो सार्वनामिक विशेषण हम कहते हैं, और ये शब्द संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं, इस कारण इसको संकेतवाचक विशेषण हम कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि ये जो सर्वनाम होते हैं वो उसके बाद में ठीक बाद में संज्ञा आ जाए तो वो सर्वनाम है, वो विशेषण होंगे। यानी सर्वनाम के ठीक बाद में संज्ञा आ जाती है, सर्वनाम इसके बाद में ठीक संज्ञा आ रही है तो ये विशेषण है। और ये अगर संज्ञा यहाँ होती है, मान लो ये लिखा हुआ कि यह पुस्तक मेरी है, तो यह लिखा तो यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर यह जो है वो सर्वनाम होता, और ये जो यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ ये पुस्तक आने के बाद में जो यानी इस शब्द के बाद में संज्ञा आ गई है तुरंत बाद में, तो ये जो है विशेषण हो गया, न कि सर्वनाम। इसमें भी 4 उपभेद होते हैं: निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, मैं आपको बताता हूं। यह पुस्तक मेरी है, तो ये संकेतवाचक विशेषण, यह जो शब्द है इसके जस्ट बाद में यह पुस्तक यानी संज्ञा आ रही है, तो यह जो यहाँ पर विशेषण है, न कि सर्वनाम। हाँ, अगर उदाहरण होता कि यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर यह जो है ये सर्वनाम होता। वह टोपी मेज पर रख दो, तो यहाँ टोपी शब्द के बाद पहले जो है ये आ गई, ये वह, तो यहाँ पर वह जो है ये विशेषण होगा। अगला उदाहरण है कौन लड़का आ रहा है। यहाँ पर अगर लड़का को हटा दें हम तो कौन आ रहा है, तो ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन कौन के बाद में जस्ट अगर बाद में ये संज्ञा आ गई है, तो इस कारण से ये कौन लड़का आ रहा है, तो ये संज्ञा आने के बाद में ये जो यहाँ पर कौन विशेषण होगा, जो प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला उदाहरण है जैसे बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे, तो यहाँ पर जैसे हम बीज और फसल को हटा दें तो क्या हो जाएगा वो वाक्य, जैसी बोओगे वैसी काटोगे। अब ये कौन सा हो गया, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, लेकिन इस सर्वनाम के बाद में, सर्वनाम शब्द के बाद में अगर हमने संज्ञा लगा दी तो ये जैसी और वैसी जो है ये विशेषण हो गए, न कि सर्वनाम। ये यहाँ पर जो है संबंधवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए, तो ये विशेषण है। इसमें यही अंतर है इस संज्ञा का। संज्ञा हटा दी, इसकी संज्ञा हटा दी तो ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, संज्ञा लगा दी तो प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। अपना अगला
प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, यानी सारी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसके बाद में प्रत्यय जोड़ दें और वो जो बनने वाला शब्द है वो दूसरी संज्ञा के जो है उसकी विशेषता बताई, दूसरी संज्ञा की विशेषता बताई, तो वहां पर जो है वो शब्द जो है व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कैसे, ये जयपुर है, इसमें ई प्रत्यय, जयपुर संज्ञा है, इसमें ई प्रत्यय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें ई प्रत्यय लगा दिया, बन गया जयपुरी। और यहां पर एक और शब्द लगा दिया लोग, तो ये जयपुरी शब्द है ना, ये इस लोग की विशेषता यानी इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। लोग कहां के हैं, जयपुर के हैं, तो जयपुर की विशेषता बता रहे हैं, इसकी लोग की विशेषता बता रहे हैं, जयपुरी लोग, तो जो लोग की विशेषता बता रहे, इस कारण से जयपुरी जो है ये जो है व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। आगे देखिए, जोधपुरी साफे, जोधपुर से ई प्रत्यय लगा दिया, जोधपुरी बन गया, और आगे एक संज्ञा और लिख दी साफे, तो जोधपुरी साफे हो गए। ये जो है यहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। इस हिसाब से बीकानेरी भुजिया, पंजाबी लोग, इस हिसाब से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से ये जो है व्यक्तिवाचक विशेषण बन रहे हैं। इसके और उदाहरण देख लीजिए आप। धर्म से धार्मिक बन गया, समाज से सामाजिक है, ज्ञान से ज्ञानी है, संसार से सांसारिक है, आत्मा से आत्मिक है, घर से घरेलू है, भारत से भारतीय है। इस हिसाब से इसके उदाहरण बनते हैं। अपना अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रियाएं होती हैं। कर्ता और कर्म बनती हैं संज्ञा या सर्वनाम से, और क्रिया बनती है धातु से। यहां देखिए उदाहरण देखिए, राम आम खाता है, यह राम है वो कर्ता है, आम है वो कर्म है, और खाना है वो क्रिया है। ये राम और आम दोनों संज्ञा से बने हुए हैं, और ये खाना ये जो क्रिया है वो धातु से बनती है। अब हम देखते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, यानी यहां जो वाक्य है इसमें ये कर्ता है, यही उद्देश्य है। और विधेय उद्देश्य के बारे में यानी उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता, जो कथन में कहा जाता है वह कथन है, वो वाक्य में विधेय कहलाता है। तो यहां पर क्या हुआ, या उद्देश्य वो तो कर्ता हो गया, और विधेय कर्म और क्रिया। यानी क्या, देखो ये देखो उदाहरण देखिए आप, राम आम खाता है, यानी राम करता है और आम खाता है, ये इसके बारे में बता रहे हैं। आम और खाना ये दोनों कर्म और क्रिया ये राम के बारे में बता रहे हैं, राम के संबंध में बता रहे हैं, राम के बारे में कथन है ये कि राम आम खाता है। तो ये आम और खाता है ये दोनों जो है विधेय हो गए, यानी ये कर्म और जो है ये क्रिया ये विधेय हो गई। और विधेय विशेषण के बारे में इस उदाहरण से समझते हैं कि देसी गाय का दूध पौष्टिक होता है। उद्देश्य विशेषण क्या है, यानी गाय यहाँ पर क्या कर्ता, कर्ता क्या है, गाय है, और ये कर्ता ही वाक्य में करता है, वो उद्देश्य होता है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये देशी शब्द बता रहे हैं, यानी गाय कैसी है, देशी है, जर्सी है या विदेशी कैसी है, वो उसकी विशेषता बताए। तो यहाँ पर ये जो है ना ये विशेषण है, और ये किसका विशेषण है, गाय का यानी संज्ञा का, और ये वाक्य में जो कर्ता का है और कर्ता है वही वाक्य में देशी है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, देशी। तो ये देशी है, ये उद्देश्य विशेषण हो गया। इधर देखिए, इसके बारे में जो कर्ता के बारे में कथन के बारे में जो कर्ता के बारे में बताएं, कर्ता के संबंध में बताएं, वहां पर क्या है, दूध पौष्टिक है, गाय का दूध है, या दूध है किसका, गाय का, गाय के बारे में बता रहे हैं दूध पौष्टिक है। तो इस दूध की विशेषता कौन बता रहे हैं, पौष्टिक, ये पौष्टिक शब्द बता रहा है। तो यहां पर जो है ये विधेय विशेषण हो गया। दूसरी आगे देखिए, बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, यहां कर्ता क्या है, बालक, यानी उद्देश्य ये है। इसका विशेषण कौन सा है, बुद्धिमान, तो बुद्धिमान उद्देश्य विशेषण हो गया। इधर देखिए, पुस्तक कर्म क्या है, पुस्तक, कैसी पुस्तक है, यानी पुस्तक ये विधेय हो गया, कैसी है, धार्मिक है, तो ये धार्मिक ही है, ये इसका विधेय विशेषण हो गया। अगला उदाहरण देखिए, मीठे आम अच्छे लगते हैं, या आम की विशेषता कौन बता रहा है, मीठे, तो ये उद्देश्य विशेषण हो गया। अगला उदाहरण है, मोहन गरीब है, तो यह गरीब है इसका विधेय विशेषण है। समझ में आया, नहीं समझ में आए तो ये फार्मूला आप देख लो। पहला बीच में होगा कर्ता, और कर्ता के इस साइड में यानी कर्ता के लेफ्ट साइड में जो शब्द होगा वो उद्देश्य विशेषण होगा, और कर्ता की राइट साइड में जो शब्द होगा वो विधेय विशेषण होगा। ये आप ध्यान रख लेना। अब ऊपर वाली सारी बात भूल जाओ, यही बात याद रखो, बीच में होता है कर्ता, और कर्ता के अगर इस साइड में है तो उद्देश्य विशेषण, और कर्ता के इस साइड में तो विधेय विशेषण होगा। जैसे मोहन गरीब है, तो यहाँ पर विधेय विशेषण है गरीब, यानी कर्ता की इस साइड में है,
ये कर्ता की राइट साइड में है, तो विधेय, ये गरीब है, विधेय विशेषण है, न कि उद्देश्य विशेषण। इधर देखिए, मीठे आम अच्छे लगते हैं, या जो कर्ता आम है और ये मीठी है, तो इसका ये उद्देश्य विशेषण है इसका। इस हिसाब से ये देखिए, इस फार्मूला है ना, इसके हिसाब से ये उदाहरण देखिए। कर्ता बालक है, बुद्धिमान इसके इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो ये बुद्धिमान क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। धार्मिक पुस्तक, ये क्या हो गया, राइट साइड में है, विधेय विशेषण हो गया। इस हिसाब से ये देखिए, देशी गाय यानी देशी उद्देश्य विशेषण, पौष्टिक दूध विधेय विशेषण। इतनी सी बात करनी और कुछ नहीं करना। कभी कभी प्रश्न इनमें से आ जाते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में आ जाते हैं। वाक्य मिलेगा, इसमें लिखिएगा, अंडरलाइन हो जाएगी कि अंडरलाइन में जो दिया है उसको उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है। तो इस हिसाब से ये अपने टॉपिक एक ही है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप ध्यान से पढ़िए। अपना अगला बिंदु है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अंग्रेजी में इनको डिग्री बोलते हैं। तो मूलावस्था क्या है? विशेषण की सामान्य स्थिति या सामान्य अवस्था मूलावस्था कहलाती है। इसमें किसी के साथ कोई तुलना नहीं होती है, यानी वाक्य जो है, वाक्य का सीधा सीधा अर्थ लिया जाता है। इसमें वाक्य में कोई तुलना होती है, वाक्य का मूल रूप होता है वो। जैसे निखिल सुंदर लड़का है, यानी क्लास में और लड़के बहुत हैं, उनके बारे में नहीं कहा कि निखिल है वो सुंदर है, और भी सुंदर हो सकते हैं, लेकिन निखिल तो सुंदर लड़का है। सुंदर और भी हो सकते हैं, लेकिन निखिल है वो सुंदर लड़का। निखिल के बारे में ही बताया गया, निखिल की किसी से तुलना नहीं की गई है। शीला अच्छा गाती है, और भी अच्छा गाती होंगी, लेकिन शीला अच्छा गाती है, यहाँ शीला का ही जिक्र किया, और का नहीं किया, तो शीला की किसी से तुलना नहीं की गई। यहाँ विशेषण अपने मूल रूप में है, तो ये अवस्था विशेषण की मूल अवस्था है। यहाँ सुंदर और अच्छा है, ये विशेषण मूल अवस्था में है। विशेषण मूल अवस्था है, सुंदर अच्छा। अगला देखिए, दूसरी है उत्तरावस्था। जब एक संज्ञा सर्वनाम की दूसरे संज्ञा सर्वनाम से तुलना की जाती है, यानी कि दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, दो स्थानों की में आपस में तुलना की जाती है, तो वहां पर जो है उत्तरावस्था होती है। जैसे उदाहरण देखिए, सोहन मोहन से सुंदर है, सोहन मोहन से अधिक सुंदर है, सुंदर है, तो यहां पर सोहन और मोहन में तुलना हो रही। और उदाहरण देखते हैं, कुल्लू मनाली शिमला से अधिक ठंडा है। यहाँ पर कुल्लू मनाली और शिमला की तुलना की गई है, तो कुल्लू मनाली और शिमला से अधिक ठंडा है, यानी दो में तुलना की गई है। मूलावस्था से उत्तरावस्था कैसे परिवर्तित होंगे? मूलावस्था उसको उत्तरावस्था कैसे बनाएंगे? इसके 2 तरीके हैं। पहला है, यह अवस्था बनाने के लिए विशेषण से पहले से पद लिखा जाता है, यानी वाक्य में जो शब्द होते हैं उसको हम पद कहते हैं। इसमें से पद लिखा जाता है, यानी लिखा ना, शिमला से अधिक ठंडा है, तो से पद लिख देंगे। या दूसरा होगा कि विशेषण के साथ तर प्रत्यय लगा देंगे, यानी फार्मूला कैसे होगा? ये फार्मूला अपना, यानी बीच में विशेषण होगा, विशेषण से पहले से लग जाएगा, या से नहीं लगेगा तो इसके विशेषण के बाद में तर प्रत्यय लग जाएगी। तो हिसाब से ये मूलावस्था से उत्तरावस्था बनती है। अगली है उत्तमावस्था। विशेषण की उत्तमावस्था कैसे होती है? जब एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य सभी से तुलना की जाती है, यानी किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी स्थान की अन्य सभी से तुलना की जाती है, सभी से उसको श्रेष्ठ बताया जाता है, तो वहां पर जो है उत्तमावस्था विशेषण की होती है। जैसे निखिल सबसे बलवान है, गीता सबसे तेज दौड़ती है, यहां सबसे विशेषण की उत्तमा अवस्था है। ठीक, अब उत्तमावस्था कैसे बनती है? वाक्य में विशेषण से पहले सबसे पद जोड़ देते हैं, या तो सबसे पद जोड़ेंगे या फिर जो उस विशेषण में तम प्रत्यय जोड़ेंगे, तो जो है वो उत्तमावस्था बन जाएगी। कैसे होगी? ये विशेषण होगा, इसे सबसे लिखेंगे और यह तम प्रत्यय लगाएंगे। मान लो ये अच्छा है, यहां मैं लिख देता हूं अच्छा, तो होगा सबसे अच्छा। ठीक, या फिर इसके वाक्य होगा कौन सा? जैसे उच्च लिख दिया, इसमें दोनों आएंगे, सबसे ऊंचा हो जाएगा या फिर उच्चतम हो जाएगा। दोनों लगे नहीं लगेंगे, सबसे और तम दोनों कभी नहीं लगेंगे, या तो सबसे लगेगा या फिर तम प्रत्यय लगेगी। ये सबसे पद लग जाएगा या फिर तम प्रत्यय लग जाएगी। यहां पर अगर उच्च में हो जाएगा, सबसे ऊंचा कर देंगे,
और ये सबसे नहीं लगाएंगे तो उच्चतम हो जाएगा। तो इस हिसाब से मूल अवस्था से उत्तम अवस्था बनती है। एक बार फिर इनको तीनों अवस्थाओं को हम एक नजर से देखते हैं, सरसी दृष्टि से देख लेते हैं कि विशेषण की तीनों अवस्था कौन सी होती हैं। हमने इधर तीनों अवस्थाएं लिख दी है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसमें देखो ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। आप मान सकते हैं कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी इसमें यहाँ उसकी समानता कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ये एक वचन, इसमें कोई तुलना नहीं होती है, एक है, ये अकेला होता है जो मूल रूप में होगा। उत्तरावस्था में द्विवचन में 2 से तुलना होगी, यानी दूसरा, ये पहला है तो यहाँ कोई तुलना नहीं, दूसरा है तो इसे 2 से तुलना, और तीसरा है तो सबसे तुलना। इधर देखिए कोई तुलना नहीं है, 2 में तुलना होती है, सब में तुलना होती है, सबसे तुलना होती है इसमें। दूसरा, मूल रूप से वाक्य वही होता है, विशेषण मूल रूप में होगा, वाक्य मूल रूप में होगा। इस इधर दूसरे में से या तर से उसको जो है उत्तरावस्था बना देंगे, यानी जो विशेषण में शे पद लगा देंगे उससे पहले, या फिर उसमें शे पद नहीं लगाएंगे तो उसमें तर प्रत्यय जोड़ देंगे विशेषण में, यानी या तो शे प्रत्यय लगाएंगे लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में उसमें तर प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। तो इस हिसाब से मूल अवस्था से ये उत्तरावस्था बन जाएगी। और उत्तमावस्था बनाएंगे तो वाक्य जो विशेषण वैसे पहले सबसे लिख देंगे या फिर बाद में तम प्रत्यय जोड़ देंगे, यानी सबसे विशेषण या फिर तर। ये देखा। अब ये वाक्य बनते कैसे हैं वो देख लीजिए। लघु है, इसमें इसको जो उत्तरावस्था बनाएंगे तो तम प्रत्यय जोड़ देंगे लघुत्तर, और तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा। इधर निम्न है, निम्न से निम्नतर निम्नतम हो गया। अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा हो जाएगा। प्रिय से प्रियतर प्रियतम हो जाएगा। उच्च से ऊंचा, सबसे ऊंचा, या फिर उच्च से उच्चतर उच्चतम हो जाता है। श्रेष्ठ वैसे उत्तम अवस्था होती है, लेकिन किन किन बुकों में ये अलग अलग अवस्थाएं देखिए। श्रेष्ठ से होगा से श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, और इधर देखें शेष से प्रत्यय लगाए तो श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। अधिक से अधिकतर अधिकतम। वृत्त से वृहत्तर वहत्तम। महान से महत्तर महत्तम। विशाल से विशालतर विशालतम। दीर्घ से दीर्घतर दीर्घतम। योग्य से योग्यतर योग्यतम। दोस्तों, अपना ये प्यारा टॉपिक विशेषण अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। अगले वीडियो में फिर आपसे मधुर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।